हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सैवी अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम AVFM के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 15 का पार्ट 1 करेंगे। तो ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका नॉन DCF वैल्यूएशन मॉडल्स के या मेथड्स के बारे में। DCF क्या होता है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो होता है। DCF डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जिसके बारे में चैप्टर नंबर 14 में हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर हम नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्काउंटिंग का क्या मतलब होता है? यही जैसे मान लो 1 साल बाद कोई आपको 100 रुपये देगा, आफ्टर वन ईयर कोई आपको 100 रुपीज़ देगा, तो उसकी आज की जो वैल्यू है मान लेते हैं अगर 90 रुपये हो, तो यही डिस्काउंटिंग होती है। ठीक है, तो 14 नंबर जो चैप्टर था 14, उसमें हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड पढ़ा था। यहाँ नॉन डिस्काउंटिंग है। इसका मतलब ये सारे काम नहीं करने की, प्रेजेंट वैल्यू पता करना है ना, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ये सारे काम यहाँ पर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ इस लेक्चर में जो हम देखेंगे, हम क्या देखेंगे? डिफरेंट टाइप के वैल्यू मल्टीपल्स कौन कौन से हैं जो कि वैल्यूएशन में यूज होते हैं। डिफरेंट टाइप के वैल्यू मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन ही कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत थ्योरी, जिससे कि आपका न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। बाकी ज़्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन पर ही फोकस है। डिटरमाइनिंग द मल्टीपल्स यूज इन वैल्यूएशन, आइए बात करते हैं। वैल्यूएशन में जो मल्टीपल्स यूज होते हैं उनके बारे में बात करनी है। तो देखिए, बहुत सारे तरीके के जो है मल्टीपल्स होते हैं जो कि यूटिलाइज किए जाते हैं। रियलिटी में बहुत तरीके के जो है डिफरेंट वैल्यू मल्टीपल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, जिनको हम यूटिलाइज करते हैं, और इनको हम चाहें तो दो जो है मेजर ग्रुप्स में बांट सकते हैं। जो ये वैल्यू मल्टीपल्स अवेलेबल हैं, इनको दो ग्रुप में बांटा जा सकता है। पहला ग्रुप है स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल, दूसरा है इंटरप्राइज वैल्यूएशन मल्टीपल्स। ठीक है, स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल्स का मतलब हुआ स्टॉक पर फोकस करना है। स्टॉक मतलब इक्विटी है ना, या शेयर। इक्विटी या शेयर, सारी एक ही बात है, चाहे शेयर कहिए, चाहे स्टॉक कहिए, चाहे इक्विटी कहिए। तो यहाँ फोकस किस चीज़ पर है? शेयर पर, पर्टिकुलर शेयर पर होता है। यहाँ इंटरप्राइज वैल्यूएशन मल्टीपल में पूरी की पूरी इंटरप्राइज पर वैल्यू, मतलब जो है इंटरप्राइज पर फोकस रहता है, पूरी कंपनी के ऊपर फोकस रहता है कि इंटरप्राइज की वैल्यू क्या है। ओके, तो ये बात हो गई। तो स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल्स में क्या क्या आते हैं? 3 आते हैं फ्रेंड्स आपके, PE रेशियो, PB रेशियो और PS रेशियो। PE रेशियो होता है आपका प्राइस अर्निंग रेशियो, PB रेशियो होता है आपका प्राइस बुक वैल्यू रेशियो, और PS रेशियो होता है आपका प्राइस सेल्स रेशियो होता है। ठीक है, तो ये 3 रेशियो होते हैं। कौन कौन से? PE रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, सबके बारे में पढ़ना है। ओके, PE रेशियो पढ़ेंगे हम, PB रेशियो पढ़ेंगे, प्राइस बुक वैल्यू रेशियो पढ़ेंगे, और प्राइस सेल रेशियो ये भी हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। इंटरप्राइज वैल्यूएशन मल्टीपल्स में आते हैं आपके 4 हैं, जिनमें से हमें 3 यहाँ पर पढ़ने होंगे। पहला EBITDA रेशियो, दूसरा है EBFCFF रेशियो, तीसरा है EB बुक वैल्यू रेशियो, और चौथा है EB सेल्स रेशियो। जिसमें से हम 3 यूज करेंगे, ये वाला छोड़ करके, ये वाला FCFF को छोड़ करके बाकी तीनों यूज करेंगे हम। EBITDA होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन होता है। ठीक है, EBITDA। और ये आपका EB होता है आपका इंटरप्राइज वैल्यू, जहाँ जहाँ भी EB लिखा है इंटरप्राइज वैल्यू होता है, इंटरप्राइज वैल्यू, इंटरप्राइज वैल्यू। ओके, उसके बाद में ये दूसरा होता है फ्री कैश फ्लो टू कंपनी, ऐसे करके होता है, फ्री कैश फ्लो टू फर्म, FCFF क्या होता है? फ्री कैश फ्लो टू फर्म होता है। ठीक है, अभी सब के बारे में हमें यहाँ डिटेल में चर्चा करनी है, तो अभी बस केवल थीम बना रहा हूँ एक तरीके से। EBITDA देखिए, चैप्टर नंबर 8 वगैरह में हमने EBIT पढ़ा था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पढ़ा था, याद हो आपको? EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर उसी में डिप्रिसिएशन भी ऐड किया था, EBITD हुआ था, और इसी में EBITDA अमोर्टाइजेशन और ऐड कर लीजिए, तो वही है आपका EBITDA। कोई नई चीज़ नहीं है, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। ओके, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। ओके, FCFF होता है आपका फ्री कैश फ्लो टू फर्म। ठीक है, अब उसके बाद में चूँकि ये बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा जो आपके मल्टीपल्स आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे हमने बहुत सारे मल्टीपल की यहाँ भी बात की, हमने PE रेशियो की बात की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, हमने PB प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात की, फिर हमने PS की बात की, प्राइस टू सेल्स रेशियो की बात की, फिर हमने EB टू EBITDA की बात की, हमने EB यानी EB क्या होता है आपका? इंटरप्राइज वैल्यू टू, ये जो EBITDA होता है इसका मतलब अपान ही होता है फ्रेंड्स। ओके, तो और दूसरा फिर हमने EBFCFF देखा, FCFF। उसके बाद में हमने फिर EB देखा, किसके साथ में? यहाँ पर बुक वैल्यू यानी B भी लिख सकते हैं। फिर हमने देखा EB
अगला सेल्स रेशियो, एस भी लिख सकते हो। तो ये इतने सारे रेशियोज़ की हमने बात की। तो जितने भी ये मल्टीपल्स हैं, इन ये वैल्यूएशन के लिए कोई भी इनमें से आइडल नहीं है, कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसको आप उठा लो और वो एकदम सही रिजल्ट आपको दे दे। तो ऐसे में अच्छा होगा, सेंस ज़्यादा अच्छा बनता है कि अगर हम 2 या 3 मल्टीपल्स एक साथ यूज करें, ताकि हमारी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से वो फिट बैठ जाए। ओके, तो हम क्या करेंगे, कोई भी यानी कि कोई भी मल्टीपल ऐसा नहीं है, कोई भी रेशियो ऐसा नहीं जो हमारा काम एकदम ठीक तरीके से कर पाए। तो ऐसे में हम 2 या 3 मल्टीपल्स, 2 या 3 रेशियो एक साथ यूज करना चाहेंगे। ओके, एंटरप्राइज आर वैल्यूड यूजिंग वेराइटी ऑफ वैल्यूएशन मल्टीपल्स। जो एंटरप्राइज हैं उनकी वैल्यूएशन कैसे आता है, मल्टीपल वैल्यूएशन मल्टीपल्स का यूज करके, जिनमें से ज़्यादा यूज होने वाले ये 3 हैं, ईवी, ईवीआई टीडीए रेशियो, दूसरा है ईवी बुक वैल्यू रेशियो और तीसरा है ईवी सेल्स रेशियो। ये 3 हो गए, ज़्यादा यूज होते हैं। यानी कुल मिला करके ये पहला यूज में है, ये दूसरा यूज में है, ये तीसरा यूज में है, इसे छोड़ देते हैं। बाकी ज़्यादा ये 3 कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो ईवी आई टी डी ए रेशियो लिखा है, इसका मतलब रेशियो ही होता है फ्रेंड्स। ओके, इसका एक्चुअल मतलब ये है ईवी अपान ईवी आई टी डी ए। ओके, ध्यान कैसे रखिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स याद है आपको, डेप्रिसिएशन और ऐड करिए, अमोर्टाइजेशन और ऐड कर लिए। ओके, इसी तरीके से ईवी अपान बुक वैल्यू रेशियो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ईवी अपान बी लिख दीजिए बुक वैल्यू के लिए। इसी तरीके से एंटरप्राइज वैल्यू अपान ये तीसरा वाला जो है सेल्स रेशियो, इसको एस लिख लीजिए। ऐसे इनको लिखा जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिगरिंग आउट द वैल्यूएशन मल्टीपल फॉर द अदर कंपेरेबल कंपनीज। इसमें क्या है कि अगर आपको देखिए, यहाँ पर क्या है, ये बोलते हैं ना, मतलब कि जैसे मान लो कि आपको जो है डेटा दे रखा है, ठीक है, ए कंपनी, बी कंपनी और सी कंपनी के बारे में। ठीक है, और इसके जैसे ही एक कंपनी आपके पास एम है, या मान लीजिए कोई और कंपनी है जिसका नाम पी है। ठीक है, तो 3 कंपनियों का अगर आपके पास डेटा है, कौन सा, मल्टीपल वाला डेटा, यानी आपके पास में ईवी आई टी डी ए का डेटा है, आपके पास में अगर ईवी सेल्स का, ईवी बुक वैल्यू का, अगर ये डेटा अवेलेबल है किसके लिए, 3 कंपनियों के लिए, तो आप क्या करो, इन तीनों कंपनियों के लिए इसका एवरेज निकाल लो। क्या करेंगे, हम औसत निकाल लेंगे और उसी एवरेज की सहायता से हम इस कंपनी के लिए सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। वही बात यहाँ पर कही जा रही है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर होगा। कैलकुलेट द वैल्यूएशन मल्टीपल्स फॉर ईच ऑफ द सिमिलर कंपनी बाय यूजिंग द ऑब्जर्व्ड फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वैल्यू ऑफ द कंपनीज बीइंग कंपेयर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वैल्यूएशन मल्टीपल्स को कैलकुलेट करना रहता है। ठीक है, सिमिलर कंपनी जितनी भी हैं उनके लिए वैल्यूएशन मल्टीपल्स को हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे, जो भी हमारे पास फाइनेंशियल डेटा वगैरह अवेलेबल है उसकी सहायता से। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट अस इमेजिन दैट देयर आर 2 सिमिलर बिजनेस ए एंड बी एंड देयर रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल डेटा इज बिलो। 2 मतलब कंपनियां हैं ए और बी जो कि सिमिलर हैं और उनका यहाँ पर हमें डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ये चलिए, तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। आप भी कॉपी और पेन है ना, पेन और कैलकुलेटर कॉपी सब फिट रखिए, अपने साथ तैयार रखिए। कंपनी ए है, कंपनी बी है, सेल्स का डेटा है 6000। अब ये ऊपर करोड़ में लिखा हुआ है, अब इसको मैं 6000 रुपये बोलूँगा तो समझिएगा 6000 करोड़। ठीक है, कन्फ्यूजन ना बनी, इसलिए 6000 रुपये ही बोल करके कैलकुलेट कर लेते हैं। EVI TDA कितना है, 1000 इसका, 2000 इसका। बुक वैल्यू कितनी है, ये 4000, ये 6000। एंटरप्राइज वैल्यू कितनी है, 3000 और 4500। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3 रेशियो निकालने हैं। कौन कौन से, हमें फ्रेंड्स निकालना है EB ITDA रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, EB ITDA रेशियो। तो सीधी सी बात है, क्या करिए, EB अपान EB ITDA कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये ए कंपनी के लिए अलग कैलकुलेट होगा, बी कंपनी के लिए अलग कैलकुलेट होगा। ए कंपनी के लिए EB की वैल्यू कितनी है, एंटरप्राइज वैल्यू कितनी है, 3000 रुपये, हमने ऊपर रख दिया। EB ITDA कितना है इसका, 1000 रुपये। देखिए, एंटरप्राइज वैल्यू 3000 है और EV ITDA 1000 है, तो अब इसलिए भी 1000 से हटेगा, तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 3। किसके लिए, इसके लिए। ए कंपनी के लिए हमारा कितना आ गया, ये पहला रेशियो 3 आ गया। बी कंपनी के लिए कैलकुलेट कर लीजिए सिमिलरली, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए कितना है इसका, एंटरप्राइज वैल्यू कितनी है, 4500 है। डिवाइड बाई किससे करेंगे, इसका EV ITDA देखिए 2000 है, तो 4500 बटे 2000। अब इसको 4500 को डिवाइड करते हैं कितने से, 2000 से, ये आ रहा है 2.25 है ना, 2.25। ओके,
तो ये आ गया 2.25, इसके लिए आ गया 2.25। तो ए कंपनी के लिए हमारा क्या निकला है, EV/ITDA कितना 3, और बी के लिए 2.25 आ गया। ठीक है, अब क्या करिए, एक एवरेज भी निकाल लीजिए यहीं पर, इसका AVG एवरेज भी हम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 में ऐड करेंगे 2.25, जो भी आएगा उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे एवरेज निकालने के लिए। तो ये आ जाएगा एवरेज फ्रेंड्स जो है 2.625। कितना आ गया, 2.625। देखिए अब ये मैंने एक समझाया आपको, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है फ्रेंड, बहुत आसान सा है। इस चैप्टर की एक खासियत है, पता है क्या, कि मतलब कोई भी कैलकुलेशन बहुत बड़ी नहीं है, सब छोटे छोटे कैलकुलेशन है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि फार्मूले सब नए नए आएंगे और आपको सारे याद रखने पड़ेंगे, बस वही चीज़ इसमें डिफरेंट है। अदरवाइज जो है बाकी बहुत आसान है। अब देखो EV/EV/ITDA सवाल लगाना है तो इसमें क्या कठिनाई है, EV/EV/ITDA लिखा, EV की वैल्यू ए कंपनी के लिए 3000 है, EV/ITDA 1000 है, डिवाइड किया 3 आ गया। इसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसको कैलकुलेट मैंने नहीं किया है। एवरेज कैसे निकला है, 3 और 2.25 ऐड कर लीजिए, डिवाइड बाई 2 करिए, ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी EV/बुक वैल्यू निकालेंगे तो EV ऊपर लिखिए, देखिए यही EV है 3000, यहाँ लिख दिया। बुक वैल्यू कितनी है, 4000, देखना चाहें तो देख लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐसे रखते हैं, है ना। अब ये देखिए बुक वैल्यू कितनी है, पहले वाले केस में बुक वैल्यू ऑफ एसेट लिखा हुआ ना 4000 है, ठीक, तो वही लिखे 3000 बटे 4000 तो 0.75 आ गया। इसी तरीके EV/सेल, EV कितनी है हमारी दी हुई है 3000 दे रखी है, ये देखिए 3000 लिख दिया। सेल कितनी करी हमने, सेल ऊपर दे रखी होगी, सेल का डेटा यहाँ पर ऊपर दे रखा होगा, ये देखिए 6000 है ना, तो 3000/6000 हो जाएगा, बस 0.05 आ गया। ठीक है, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस दो चीज़ों को डिवाइड करना है, वैल्यू कौन सी लेनी है वो इसी से पता चल जाएगा। यहाँ अगर EV/EV/ITDA लिखा है तो EV ऊपर रखिए और ये नीचे रखिए, अगर EV/सेल्स है तो EV ऊपर रखिए, सेल्स नीचे रखिए, यही करना है। ठीक है, एवरेज कैसे निकलेगा आप सबको पता है, इसका एवरेज निकालना है, दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे इतना आ जाएगा, इसको निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे ये आ जाएगा। तो बस ये रेशियो निकल गए फ्रेंड्स। अब इसमें मुझे बताइए कि डिफ़िकल्टी कहाँ है। ठीक, कहीं कोई डिफ़िकल्टी है ही नहीं मेरे ख्याल से, बहुत सरल सा टॉपिक है और बहुत सरल सी बात है, केवल समझने का है कि हाँ ये क्या ऊपर नीचे बता रहे हैं, अदरवाइज क्वेश्चंस ईजी हैं। अब क्या होगा, आगे चल करके हम क्या करेंगे, एक कंपनी और लेंगे, है ना। आगे चल करके क्या होगा कि हम एक कंपनी और लेंगे, जैसे ये एवरेज आया हुआ है, या मान लीजिए ये एवरेज आया हुआ है, ठीक है। तो अब EV/सेल्स इक्वल टू कितना आया हुआ है 0.5। तो ये मान लीजिए किसी कंपनी के लिए अगर जो है 0.5, मतलब जो दो कंपनियों के लिए वही मान लीजिए तीसरी कंपनी के लिए होगा। अब सोचिए कि अगर उसका सेल्स का डेटा दिया हो, तीसरी कंपनी मान लीजिए C है, उसका सेल्स मान लीजिए 2000 का है, 2000 करोड़ का है, तो क्या करिए यहाँ पर EV/सेल्स कितना है उसका 2000 का है, इक्वल टू कितना होगा 0.5 ही होगा। 0.5 क्यों होगा, क्योंकि सारी कंपनियां सिमिलर हैं और सिमिलर कंपनियों का एवरेज निकाला है, तो अगर इसका 0.5 आया है एवरेज इन दोनों का, तो तीसरी का भी वही रहेगा, इसलिए 0.5 ले लेंगे। तो इसलिए एंटरप्राइज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.5 से, 2000 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ये आ गया 1000। ठीक है, तो 1000 करोड़ रुपए हो गई क्या, इंटरप्राइज वैल्यू निकल आई, उस कंपनी की इंटरप्राइज वैल्यू आपने निकाल ली। आगे जो हम यूज करेंगे वो यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पहले हम ये पता करेंगे एवरेज, आफ्टर दैट एक थर्ड कंपनी के लिए जो है कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो यही है इस्टेब्लिशिंग अ वैल्यू फॉर कंसर्न बिजनेस। जो बातें मैंने आपको अभी समझाई वही चीज़ यहाँ पर कहीं भी जाएंगी। ठीक है, इस्टेब्लिशिंग अ वैल्यू फॉर द कंसर्न बिजनेस, इट इज़ पॉसिबल टू इवेल्युएट द सब्जेक्ट कंपनी इफ वन कंसिडर द वैल्यूएशन मल्टीपल्स दैट हैव बीन ऑब्जर्व फॉर द कंपेरेबल कंपनी। तो अगर आप जो है ये जो आपने वैल्यूएशन मल्टीपल्स कैलकुलेट किए हैं, अगर आप इनको कंसिडर करते हैं कि हाँ यही उसके लिए भी होगा, उस कंपनी के लिए, तो सिमिलर कंपनी के लिए, सब्जेक्ट कंपनी के लिए भी आप जो है उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। यू कैन अकम्प्लिश दिस इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर बाई अप्लाइंग द एवरेज मल्टीपल। एवरेज मल्टीपल यूज करेंगे, डायरेक्ट वाला नहीं, ए कंपनी का, फिर बी कंपनी का, सी कंपनी का, फिर जो एवरेज है वो यूज करेंगे ऑफ द कंपेरेबल कंपनी। लेकिन कंपनियां कंपेरेबल होनी चाहिए, तुलनात्मक होनी चाहिए, एक जैसी सिमिलरिटी होनी चाहिए टू द पर्टिनेंट फाइनेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ द सब्जेक्ट कंपनी। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे मैंने बताया नहीं कि मान लो जो है EV/ सेल्स का जो रेशियो है 0.5 आया हुआ है, अगर आप इस वैल्यू को कंसिडर करते हैं तो इस वैल्यू को यूज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं सब्जेक्ट कंपनी के लिए
जो भी डेटा आपको चाहिए हो, चाहे सेल्स निकालनी हो तो सेल्स निकाल सकते हैं, इंटरप्राइज वैल्यू निकालनी हो तो इंटरप्राइज वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक डेटा दिया होना चाहिए तभी निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। अगर आपको मैं ये ना बताऊं कि ईबी कितना है और एस कितना है तो नहीं कैलकुलेट कर सकते। हाँ, अगर एस बता दूंगा तो ईबी निकाल लोगे, अगर ईबी बता दूंगा तब एस निकाल लोगे, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। तो ये बात हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। उसके बाद में दिस विल अलाउ यू टू ऑब्टेन मल्टीपल एस्टिमेट्स एज मैनी एज द नंबर ऑफ वैल्यूएशन मल्टीपल्स यूज। ठीक है, इसमें जितने वैल्यूएबल मतलब वैल्यूएशन मल्टीपल्स आप यूज करेंगे उतनी वैल्यूज उतनी एस्टिमेट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, बस इतनी कहानी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर कंपनी एम कंपनी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एन अनलिस्टेड फार्मास्यूटिकल कंपनी विच इज बिंग वैल्यूड, तो एक अनलिस्टेड जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी है एम, जिसके बारे में कुछ डेटा आपको गिवन है। देखिए EVIDA दे रखा है उस कंपनी का 500 करोड़। किस कंपनी का है? कंपनी एम का 500 करोड़ EVIDA है। बुक वैल्यू कितनी दे रखी है? 2000 करोड़। ये इससे कंफ्यूज मत होइएगा, बुक वैल्यू ऑफ एसेट का मतलब बुक वैल्यू होता है, EB/B की ही बात हो रही। सेल्स 5500 करोड़ रुपए का है। द फार्मास्यूटिकल बिजनेसेस EF&G हैव बीन आइडेंटिफाइड टू बी कंपेरेबल फॉर द कंपनी एम बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ द नंबर ऑफ अदर पब्लिकली ट्रेडेड फार्मास्यूटिकल कंपनी। इन्होंने ये बात कही कि आपको हमने एम कंपनी के बारे में डेटा दे दिया। सबसे पहले एम कंपनी के बारे में हमने डेटा दे दिया, जिसमें आपको EVIDA उसका 500 करोड़, बुक वैल्यू 2000 करोड़ और सेल्स 5500 करोड़ है। फिर उन्होंने कहा कि 3 कंपनियां और हैं जिनका नाम है EFG, और जो कि जो है एम के जैसी ही हैं, कंपेरेबली एम जैसी ही हैं। ओके, अब उसके बाद उन्होंने उन 3 कंपनियों का डेटा आपको दे दिया। देखिए ये हियर इज योर डेटा, सामने है। इन 3 कंपनियों का फ्रेंड्स आपको डेटा दे दिया गया। ओके, तो अब देखिए क्या कर सकते हैं हम। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहली ज़रूरत होगी कि हम ये रेशियो कैलकुलेट करें। कौन सा? सबसे पहला कौन सा है? EB और दूसरा है EBITDA। सबसे पहले ये रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे कंपनी ए के लिए। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले EB कितना है? 3000 डिवाइडेड बाई EBITDA कितना है? देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 400, तो 3000 डिवाइडेड बाई 400 अगर आप करोगे 7.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7.5। इसी तरीके से सिमिलरली फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए EB कितना है? 4000 डिवाइडेड बाई कितना करोगे आप? EBITDA 500 है, डिवाइडेड बाई 500 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ 8 आ गया। इसी तरीके से यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे EB कितना है? 6000, और 6000 को आपने डिवाइड किया कितना? 600 से, तो ये आ गया आपका 10। ठीक है, तो एक रेशियो हमने निकाल लिया, लेकिन हमें रेशियो से मतलब नहीं है, हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? सब जोड़ डालेंगे। 7.5 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 8.5। कितना आ गया? 8.5 आ गया आपका। ठीक है, तो एक रेशियो आपका EB/EVIDA का एवरेज निकल आया 8.5। आप समझिए हो क्या रहा है, बस केवल समझने की बात है। हमने सबसे पहले क्या किया, ये वाला रेशियो तीनों कंपनियों के लिए अलग अलग कैलकुलेट किया। कैसे निकालते हैं? सीधी सी बात है, EB ऊपर रखिए और EBITDA नीचे रखिए। तो EB कितना है? इसके लिए 3000 है, और EBITDA कितना? 400। इसी तरीके से यहाँ पर EB कितना है? 4000, इसको EBITDA यानी 500 से डिवाइड कर देंगे। यही हो रहा है ना। यहाँ पर EB कितना है? 6000, और EBITDA कितना है? 600। यहाँ 600 से डिवाइड कर दिया, ये 10 हो गया है फ्रेंड्स आपका, और ये आपका 8 हो गया है। वही लिखा हुआ है वहाँ पर, देखिए है ना, 8 10। यहाँ पर इस किससे डिवाइड किया? 400 से, तो ये आ गया था आपका 7.5। ठीक है, 7.5। तो 7.5, 8 और 10। अब क्या किया? इन तीनों का एवरेज निकाल दिया हमने। फ्रेंड्स हमने क्या किया? इन तीनों का एवरेज निकाल दिया। जब एवरेज लिया, सबको जोड़ा, जोड़ करके 3 से डिवाइड किया, तो हमारा 8.5 आ गया। अब एक बार आपको 8.5 मिल गया, अब इसका यूज कहाँ करेंगे? हम कंपनी एम का डेटा पता करने की कोशिश करेंगे। कंपनी एम के केस में मैं फार्मूला अगर लिखूँ EB/EBITDA, क्योंकि एम कंपनी भी इन्हीं 3 कंपनियों EF और G के जैसी ही हैं, तो ये वैल्यू उनकी उसके लिए भी 8.5 ही होगी। आप समझिए क्या कह रहा हूँ। E कंपनी, F कंपनी और G कंपनी, तीनों कंपनी के लिए EBITDA कैलकुलेट, सॉरी ये रेशियो आपने कैलकुलेट किया, उसका एवरेज अगर 8.5 आया है और कंपनी M इन तीनों कंपनियों की कंपेरेबल है, तो उसके लिए भी ये रेशियो 8.5 होगा। बराबर है मेरी बात?
अगर ये 8.5 है और क्वेश्चन में आप देखिए शुरुआत में ही यहाँ EBITDA की वैल्यू दे रखी थी, कितनी दे रखी थी मैं आपको बताता हूँ। हमें वैल्यू दे रखी थी मेरे ख्याल से 500 करोड़ थी, ऐसे कुछ थी। हाँ, EBITDA की वैल्यू आपकी M कंपनी के लिए ये वैल्यू फ्रेंड्स 500 करोड़ है। इसका मतलब ये हुआ EB/500 इक्वल टू 8.5। बोलिए कोई दिक्कत है? EB की वैल्यू EB ही रहने दी, क्योंकि हमें ये पता करना है, इंटरप्राइज वैल्यू पता करनी है। और EBITDA M कंपनी के लिए दे रखा है कितना, 500 करोड़ क्वेश्चन में ही दे रखा है आपके। ओके, तो 500 करोड़ यहाँ लिख दिया, इक्वल टू 8.5 कहाँ से लिया, 8.5 यहाँ से निकाल करके लिया है। ये एक एवरेज की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से हमें दो और करने होंगे। दो और कौन से? हम अभी EB/सेल्स भी कैलकुलेट करेंगे और EB/बुक वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, EB/EBITDA एक कैलकुलेशन में अभी करके करंट टाइम पे आपको दिखा रहा हूँ। एक कैलकुलेशन करने में हमें क्या करना है, ये रेशियो तीनों कंपनियों के लिए पता करिए, उसका एवरेज निकालिए, उसके बाद में फार्मूला लगाइए और ये जो एवरेज निकला है उसको यहाँ रखिए, जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है M के लिए वो रखिए। अब इसको अगर आप EB निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8.5 इंटू 500, है ना। तो 500 गुणे 8.5, सॉरी 500 इंटू 8.5, 4250 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4250 करोड़ रुपए, 4250 करोड़ रुपए निकल आई इंटरप्राइज वैल्यू। किस कंपनी की? M कंपनी की। M कंपनी की एज पर दिस रेशियो वैल्यू कितनी आ गई? 4250 करोड़। सिमिलरली सारे कैलकुलेशन किए जा सकते हैं, इसी तरीके से बुक वैल्यू वाला भी किया सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। बुक वैल्यू वाला कैसे कैलकुलेट होगा? EB/B, है ना, यही तो है। इंटरप्राइज एंड बुक वैल्यू रेशियो अगर कैलकुलेट करो तो EB/B, EB/B, EB ये रहा आपके सामने, B कितना है? B है बुक वैल्यू। फ्रेंड देखिए B कितना है? 900। ठीक है, यहाँ 900 लिख लीजिए। यहाँ 4000 है, बुक वैल्यू कितनी है? 1000 है, यहाँ 1000 लिख दिया। यहाँ 6000 है इंटरप्राइज वैल्यू और बुक वैल्यू है 2000, यहाँ लिख दिया। तो कुछ तो ऐसे ही कट जा रहे हैं। इसको 3 लिख लीजिए, इसको 4 लिख लीजिए। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि 3000 को 900 से डिवाइड करना 3.33 आ रहा है। पता है कापी पेन में कैलकुलेट करते समय ना अलग कंसंट्रेशन होता है, इतनी बड़ी स्क्रीन में कई बार देखते समय दिखते हुए भी चीज़ें गलत हो जाती हैं। अभी पिछले लेक्चर में ही मेरे से गलती हुई, वहाँ पर क्या था 1.1 में 1 ऐड करना है। अब मेरे दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि ये 1.11 हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये 1 में 2.1 और 2 बार एक ही क्वेश्चन में 2 बार यही बात मैंने गलत करी। वो दिमाग में ऐसा बैठ गया कि गलतियाँ हो गई, तो सॉरी है उसके लिए, माफ़ी चाहूँगा। गलतियाँ हो जाती हैं, बीइंग अ ह्यूमन। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो हमारा ये क्या निकल आया, EB/बुक वैल्यू रेशियो निकल आया। ये 3.3, ये 4 और ये 3। अब क्या करेंगे, एवरेज निकाल लीजिए। तो 3.33 प्लस 4 प्लस 3, जो भी आए उसको डिवाइड करिए 3 से। तो फ्रेंड्स 3.33 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3.44। तो ये एवरेज आ रहा है फ्रेंड 3.44 आ रहा है इन तीनों का, यानी कि जो आपका EB/बुक वैल्यू जो रेशियो है 3.44 आ रहा है। तो अगेन हम वही यूज करेंगे कि अगर EB/B दिया होता तो ये आता 3.44। किस कंपनी के लिए? कंपनी M के लिए 3.44। अब क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको बुक वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में बुक वैल्यू दे रखी है फ्रेंड 2000 करोड़। कितनी दे रखी है M कंपनी के लिए बुक वैल्यू? 2000 करोड़ रुपए क्वेश्चन में गिवन है। तो 2000 करोड़, तो हम यहाँ 2000 करोड़ रख देंगे। तो EB/2000 इक्वल टू 3.44, या EB इक्वल टू हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए, 2000 इंटू 3.44 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2000 को मल्टीप्लाई करना है 3.44 इक्वल टू, ये फ्रेंड्स आ रहा है 6880 करोड़ रुपए। 6880 करोड़ रुपए आपका निकल करके आ रहा है। 6880 करोड़ रुपए इसकी जो है EB हो जाएगी, इंटरप्राइज वैल्यू हो जाएगी। किस कंपनी की? M कंपनी की। ये है इसका मतलब, हमें पहले ये रेशियोज निकालने होंगे और फिर उस रेशियो का यूज करके हम उस कंपनी M के बारे में डिटेल्स पता कर रहे हैं। तो दो कैलकुलेशन हमने कर लिए। 2 कैलकुलेशन कौन कौन से? एक तो हमने EB/EBITDA कैलकुलेट कर लिया, दूसरा मैंने आपको EB/बुक वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। एक बचता है EB/सेल्स। अब क्या बचा? EB/सेल्स, वो भी कैलकुलेट करवा देता हूँ। देखिए EB/सेल्स
तो यहाँ ई बी ये हो गया, सेल्स कितनी है देखिए 1000 है तो यहाँ 1000 लिख दिया, ई बी ये हो गया, सेल्स हो गई यहाँ पर 2000, ई बी लिख दिया और ये सेल्स हो गई इसकी 3000। ठीक है, तो बस मेरे ख्याल से ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 2 और ये भी हो गया आपका 2। एवरेज निकाल लीजिए, 3 + 2 + 2 7 है ना, डिवाइडेड बाई 3 2.33 कितना आ गया फ्रेंड, 2.33 आपका निकल करके वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो 2.33 हमारी वैल्यू निकल आई। अब फिर अगेन वही कि हमने क्या निकाला, हमने निकाला है ई बी अपान सेल्स, राइट। हमने क्या कैलकुलेट किया है, ई बी अपान सेल्स इक्वल टू कितना आया है हमारा एवरेज 2.33। अब उस कंपनी का सेल्स कितना था 55,000 करोड़, क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी 5500 करोड़। सेल्स कितनी दे रखी है एम कंपनी के लिए 5500 करोड़ रुपए, ये आपका एस है सेल्स और ये 55 है। ठीक है, 5500 तो बस उठा करके ई बी अपान यहाँ क्या रख देंगे, एस की जगह सेल्स की जगह पे 5500 करोड़ इक्वल टू 2.33। तो ई बी क्या हो जाएगा 5500 इंटू 2.33, बस 5500 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5500 इज मल्टीप्लाइड बाई 2.33, ये हो रहा है 12,815 करोड़ रुपए। ये क्या इंटरप्राइज वैल्यू, इस कंपनी की इंटरप्राइज वैल्यू। अब आप एक चीज़ देखोगे कि इंटरप्राइज वैल्यू हर एक केस में अलग आई है। यहाँ 12,000 आ रही है, 12,000 करोड़ रुपए, इसके पहले कुछ और वैल्यू आई हुई थी, है ना। आप ये नोटिस करिए कि हर एक केस में 63 75 है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हर एक केस में अलग अलग आ रही है, यानी कि जब हमने ई बी अपान एस से कैलकुलेट किया तो डिफरेंट वैल्यू है ई बी की, जब हमने ई बी अपान बुक वैल्यू रेशियो यूज किया तो ई बी अलग है। इसीलिए वो कह रहा था कि कोई भी ये जो आपके मल्टीपल जो वैल्यूएशन है इनमें से कोई जो है आइडल नहीं है, किसी को आप आदर्श मान के नहीं चल सकते, हर एक में वैल्यू वेरी करती रहती है। ठीक है, अब आगे आते हैं और इनका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए इन्होंने भी वही कैलकुलेट किया है, ई बी अपान ई बी आई टी डी ए 7.5 8 और 10, ये तो सही है। यहाँ इन्होंने गड़बड़ करी हुई है बुक में, क्योंकि क्या है देखिए जब आप एवरेज निकाल रहे हैं ना तो इसको सबको जोड़ करके 3 से डिवाइड करेंगे, इन्होंने क्या किया है 2 से डिवाइड कर दिया। देखिए जैसे 4 और 3 7 और ये लगभग 3 10 हो रहा है, 10 का आधा आप करोगे तो 5 आएगा। देखिए ये वही लिख रहे हैं ना, इन्होंने हाफ किया हुआ है, हाफ नहीं होगा फ्रेंड। देखिए इन तीनों को जोड़िए और तिहाई करिए, है ना, एवरेज निकालने का जो नियम होता है। तो मैंने जो आपको अभी कैलकुलेशन करके बाकायदा दिखाई है वो सही है, वही चीज़ है। देखिए ई वी आई टी डी ए कितना है दिया हुआ है 500 करोड़ और एवरेज कितना निकला था ई बी अपान ई वी आई टी डी ए 8 पॉइंट समथिंग आया था हमारा, ये 12.75 नहीं आया था, याद करिए हमारा कितना आया था इन तीनों का एवरेज, तो ये 8.75 या ऐसे के आसपास आया था। ठीक है, अब ये 12.75 कर दिए हैं आधा करके, तो वो गलत हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक पूरी तरह से गलत ही है, बट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दोनों रख दिया, क्योंकि मैकमिलन बुक है, कुछ भरोसा नहीं होता इनका। IIBF वाले इतने अंधे होते हैं कि कुछ देखते ही नहीं, लेकिन फिर भी ये गलत है, कैलकुलेशन टोटली गलत है। ये सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है कि बुक में क्या दिया हुआ है, जो मैंने समझाया है वो ध्यान रखिएगा, वरना गड़बड़ कर बैठेंगे आप। ओके, तो फंडा क्या है कि हमें समझना था, मुद्दा ये था कि हमें समझना था हमारे पास EBI TDA दे रखा है, एवरेज EBI TDA का एवरेज हमने निकाला और उसके बाद EBI अपान EBI TDA का फार्मूला लगा करके 12.75 रखा। आफ्टर दैट 500 करोड़ कहाँ से रखा, ये दे रखा था, उठा करके EB कैलकुलेट किया तो हमारा ये आ गया। बस ये है कुल मिला करके कि मतलब कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गई होगी बात। और उसके बाद में अब जब सारा कैलकुलेशन कर लीजिए तो एक सिंपल अर्थमेटिक एवरेज निकाल लीजिए इन तीनों एस्टिमेट का, जो तीनों एवरेज निकाले हैं उन सब का भी एवरेज निकालिए। तो ये सारा जोड़ करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी हमने कैलकुलेशन की थी, जो भी आया था हर एक केस में, उसको ले करके हमें एवरेज निकालने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी चल क्या रही है ना। सबसे पहले ये डेटा दिया हुआ था, इस डेटा की सहायता से हमने ये 3 रेशियो कैलकुलेट करने सीखे। सबसे पहले 3 रेशियो कैलकुलेट किए और उनका एवरेज लेना सीखा। उसके बाद में अगले लेक्चर में गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि डेटा हमें दिया गया, उस कंपनी का कुछ डेटा दे दिया गया और साथ ही साथ में ये कहा गया कि ये कंपेरेबल कंपनी है। तो हमने क्या किया, तीनों रेशियो निकाले। सबसे पहले तीनों रेशियो निकाले, फिर उनका एवरेज निकाला। एवरेज यहाँ गलत निकाला गया है, सही कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सही जो रेशियो होगा बस इनका एवरेज निकाल लीजिए। 7.5 + 8 + 10
जो आएगा उसका डिवाइड बाई 3 करिए, 2 मत करिए। तो ये फ्रेंड्स जो है 8.5 आएगा। कितना आएगा आपका? 8 दिस इज 8.5, ठीक है, ये 8.5 आ रहा है। इसी तरीके से 3.33 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 ये आएगा आपका 3.44। इसी तरीके से ये आपका 3 प्लस 2 प्लस 2, 3 प्लस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, 2.33, ये आपका 2.33 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एवरेज यूज करिएगा जो मैंने अभी लिखवाया है आपको। उसके बाद में अब क्या करना है, जो ये रेशियो है, कोई भी एक रेशियो उठा लीजिए। ईवी अपान सेल्स ले लिया मान लो, तो ईवी अपान सेल्स की वैल्यू कंपनी एम के लिए कितनी होगी, जो हमारा एवरेज है 2.33, ठीक है, 2.33 हो जाएगा। अब हमें इंटरप्राइज वैल्यू निकालनी है जब ईवी अपान सेल्स दिया हुआ हो। अब सेल्स कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि सेल्स 5500 करोड़ की है। कितने की है? 5500 की सेल है। तो ईवी अपान 5500 इक्वल टू 2.33। तो ईवी कितना हो जाएगा? 2.33 इंटू 5500, तो 2.33 इंटू 5500 इक्वल टू हो जाएगा यही 12,815, ठीक है। इसी तरीके से और दोनों ले लीजिए। फिर जो आए ये मान लो सेल्स वाले से इतना आया, इसी तरीके से जब आप बुक वैल्यू से कैलकुलेट करो तो मान लो 8,000 आ जाता है फॉर एग्जांपल, और EBI TDS करने से अगर 6,000 आ जाता है। तो इन तीनों वैल्यू को जोड़िए और इसको 3 से डिवाइड करिए ताकि एवरेज निकल आए, वही आपका एवरेज इंटरप्राइज वैल्यू होगी। एवरेज इंटरप्राइज वैल्यू आपकी इन तीनों के एवरेज से मिल करके बनेगी। ओके, तो ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कैसे सॉल्व करना है। एक आधी बार वीडियो ना हो तो एक बार और देख लीजिए, तब पक्का क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।